नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके इसके झा सर का रेलवे समान विज्ञान वॉल्यूम 2 का टेस्ट योर सेल्फ का प्रैक्टिस सेट 2 आप सभी के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये अन अकेडमी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और अन अकेडमी पे टॉप मोस्ट एजुकेटर टीच करते हैं। तो अन अकेडमी की तरफ से क्या है, अनलॉक 20 एक प्रक्रिया आज भर के लिए है। अगर आप अन अकेडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो रेलवे के लिए हो, एसएससी के लिए हो, बैंकिंग के लिए हो, या आप कोई भी कोर्स जो है परचेज करते हैं या सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो उसके लिए इसमें देखिए आपको यहाँ पे 20% अनलॉक 20% ऑफ ऑल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, यानी कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ना आपको 20% डिस्काउंट यहाँ पे अनलॉक 20 में मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये 20% जो डिस्काउंट आपको मिलने वाला है टिल वेडनेसडे 16 फरवरी, यानी कि आज ही तक ये ऑफर है। अगर आज आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अदर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम वगैरह का, स्टेट लेवल एग्ज़ाम का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन जाके ले सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको क्या कूपन कोड यूज़ करना है, यानी कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यूज़ कोड जो करना है आपको सारण 10 लगा देना है। सारण में सभी जो है SARAN ये सभी जो है कैपिटल में रहेगा, कैपिटल में सारण आपको लिखना है और 10 लिखना है, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करते रहिए। तो आपको अन अकेडमी की एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है, लेकिन ये सिर्फ आज भर के लिए, तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए अब अपना क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या होता है। तो पौधों के मामले में यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, या मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, या अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, या अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। देखिए पौधे के मामले में अगर मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या होता है, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेके देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं। कौन है जो आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं, तो जीन जो होता है ना, जीन जो होता है ये आनुवंशिक सामग्री के वाहक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो रक्त में क्या पाया जाता है जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है रक्त में, यही ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो लाल रक्त यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है। कनेक्टिंग डिवाइस कौन सा है, राउटर, स्विच, हब या ये सभी। तो देखिए कनेक्टिंग डिवाइस की बात की जाए तो स्विच जो होता है ये क्या होता है, एक कनेक्टिंग डिवाइस होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। तो पौधों का कौन सा हिस्सा होता है जो गैसों के आदान प्रदान करने में सहयोग करता है, तो पत्तियां जो होती हैं यही गैसों के आदान प्रदान में क्या करती हैं, सहयोग करती हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको स्किप ना कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि किसी ग्रह की त्रिज्या आर की एक कक्षा में परिक्रमण काल टी है, तो 4r त्रिज्या की कक्षा में इसका परिक्रमण काल जो होगा ये क्या हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है किसी ग्रह की त्रिज्या क्या है, आर है। मान लीजिए एक ग्रह है, ठीक है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। अगर इसकी त्रिज्या को कह रहा है आर है, इसके परिक्रमण की बात की जा रही है, परिक्रमण काल क्या कह रहा है कि टी है, परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो कह रहा है यदि इस आर को यदि अगर हम त्रिज्या को 4 गुना कर दें तो इसका परिक्रमण काल में क्या हो जाएगा। ये जो होता है इसे हम कहते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यू के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर बट्टा T2 स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर क्यू बट्टा R2 का क्यू, यही होगा। अगर हमने देखा कि अगर R1 की बात की जाए तो R1 की बात ये बड़ा कैपिटल आर हो जाएगा। अगर हम स्मॉल r1 की बात करें तो कैपिटल आर, T1 की बात करें तो टी हो जाएगा, और R2 यानी त्रिज्या जो है कितना गुनी हो जा रही है, तो 4 गुनी हो जा रही है, तो R2 क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि T2 क्या होगा, यही पूछ रहे हैं। अब देखिए T1 स्क्वायर बटा T2 स्क्वायर यहीं रहने देते हैं। इस R1 को अगर हम देखेंगे, R1 को R कर दें तो ये क्या हो जाएगा, R का क्यूब। R2 को 4r कर दें तो ये हो जाएगा 4r का क्यूब। क्या हो जाएगा, 4r का क्यूब। ये हो जाएगा r का क्यूब, ये 4 चौके 16, 16 चौके 64 r क्यूब हो जाएगा। बात को समझिएगा। अब ये r क्यूब से r क्यूब कट गया, यानी T1 स्क्वायर बट्टा T2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1/64। अगर ये रूट में लेंगे तो यहाँ से T2 का मान क्या आ जाएगा, T1 बराबर T हम लिए, ठीक है, ये T है। अगर तो यहाँ से देखेंगे तो T1 बट्टा T2 का मान कितना आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से T2 का मान क्या हो जाएगा, 8 जाके उधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8t हो जाएगा। यानी T2 का मान कितना आ जाएगा, 8t हो जाएगा, जो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं। देखिए सिंपल सा चीज़ है, बात को समझिएगा। मान लीजिए ये त्रिज्या आर त्रिज्या है, इसका त्रिज्या आर है, इसका परिक्रमण काल जो है टी है, ठीक है। अब ये जो होता है ये इक्वेशन, परिक्रमण काल अगर त्रिज्या आर हो तो इसका परिक्रमण काल जो होता है ये टी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। अगर हम यहाँ से कहें कि T1 स्क्वायर बट्टा T2 स्क्वायर बराबर कहें तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा R1 का क्यूब बट्टा R2 का क्यूब। बात को समझिएगा। अगर इस इक्वेशन में अगर R1 बराबर हमारा कैपिटल R हो, T1 बराबर ये T जो दिया है T हो, R2 की बात करें ये R से कितना हो जा रहा है, 4R हो जा रहा है, तो ये 4R हो जाएगा। तो हमसे T2 का मान पूछ रहा है, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, कुछ नहीं करना है। ये R1 क्यूब की जगह कैपिटल R को रख देना है, तो ये R का क्यूब हो जाएगा। ये R2 की जगह 4R को रख देना है, तो ये 4R का क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा R क्यूब बट्टा 64 R क्यूब। ये R क्यूब कट जाएगा, 1/64। तो यहाँ क्या था हमारा, T1 स्क्वायर बट्टा T2 स्क्वायर 1/64। तो ये T1 स्क्वायर T/T2 होगा, तो ये √64 का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही T2 का मान क्या हो जाएगा, इधर जाके 8t हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, तो इनके अनुपात को क्या कहते हैं, तो इनके अनुपात को हम कहते हैं प्यासों का अनुपात। क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को प्यासों का अनुपात कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये आपका किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो ऑप्शन सी जो होता है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीधे इक्वेशन है, मेयर का संबंध निम्न में से किससे कौन सा है, तो मेयर का संबंध जो होता है CP - CB बराबर R होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होता है, तो लचीला और कोमल कौन होता है,
तो तांबा जो होता है ना वो लचीला भी होता है और वो कोमल भी होता है, एकदम मुलायम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? अगर आप सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाइएगा तो परमाणु आकार क्या होता है? घटते जाता है। क्या होता है? घटते जाता है, यानी घटता है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, ये कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि टंगस्टन का गलनांक 3300 यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? अगर परमाणु संख्या 12 है तो संयोजकता क्या हो जाएगी? देखिए, परमाणु संख्या अगर परमाणु भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। अगर संयोजकता पूछ रहा है तो इसका कितना हो जाएगा? इसकी संयोजकता +2 होगी। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? तो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण जो होता है उच्च तापमान होता है। क्या होता है? उच्च तापमान होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेस्ला निम्न में से किसका मात्रक है? तो टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, विद्युत चालक का, प्रदीप्ति का, या इनमें से कोई नहीं। टेस्ला जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता नहीं होता है, विद्युत चालक का नहीं होता, प्रदीप्ति घनत्व का नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि टेस्ला जो होगा इनमें से किसी का भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर तथा ए बी आर बराबर ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? कोण पूछ रहा है क्या होगा? देखिए, हम जानते हैं कि अगर वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर आर हो तो इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बात को समझिएगा। अब हम cos थीटा का मान अगर हम निकाल देंगे तो ही हमारा रिजल्टेंट आएगा। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r² और ये स्क्वायर से दोनों हट जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बात को समझिएगा। अब a बराबर b बराबर r है, यानी कि सभी का वैल्यू को हम बराबर कर देंगे। मान लीजिए हम सबको r कर दे रहे हैं, इधर भी r है इधर भी r कर देंगे तो ये हो जाएगा r², ये हो जाएगा r² प्लस 2r इंटू 2r² cos थीटा कर देंगे। अब ये 2r² है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का r², यानी कि ये इधर माइनस का r² बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का r² बराबर ये क्या है? 2r² cos थीटा। अब देखिए 2r² cos थीटा है तो हम कह सकते हैं ये r² ये r² को काट देगा, यानी कि cos थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2। cos थीटा का मान आ गया माइनस का 1/2। cos थीटा माइनस 1/2 कब होता है? तो हम कह सकते हैं cos 2π/3 पे होता है। कितना पे होता है? cos 2π/3 पे होता है। तो cos कट जाएगा, यानी थीटा का मान जो आएगा 2π/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2π/3 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, या दूरी समय ग्राफ के ढाल द्वारा। तो देखिए, किसी भी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किस ग्राफ से करेंगे? तो वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा। तो वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा यहाँ पे 2 में दिया गया है। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा। तो हम कह सकते हैं ए या सी दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक कण का परास जब वो 36 से 15 डिग्री
कोण पर प्रक्षिप्त किया जाता है तो 1.5 किलो 1.5 किलोमीटर है। यदि उसे 36-45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उसका परास क्या हो जाएगा, यानी कि परास हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 केस दिया है, बात को समझिएगा। 2 केस दिया है, एक को 45 डिग्री, अगर मान लीजिए इसका मान कितना है 45 डिग्री, तो आर कितना हो रहा है 1.5। अगर इसका कह रहा है अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री होगा तब आर क्या हो जाएगा, यानी कि आर अगर 45 डिग्री होगा तो आर 45 डिग्री होगा तो प्रक्षेप क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 गुना 45 बट्टे में स्मॉल जी, यानी कि आर 45 का मान क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। अगर हम आर 15 की बात करें तो यू स्क्वायर साइन 2 गुना 15 यानी कि बट्टा जी, तो ये क्या हो जाएगा साइन 15 यानी कि साइन 30 बटा जी, यानी कि ये हो जाएगा यू स्क्वायर जी गुना 1/2 लिख सकते हैं। तो R15 इसका मान R15 का मान कितना दिया है 1.5 किलोमीटर दिया है, यानी कि अगर यहाँ से 1.5 कहें तो ये 2 आके इधर गुना हो जाएगा यानी कि 3 किलोमीटर हो जाएगा। 3 बराबर यू स्क्वायर बाई जी, यही होगा यू स्क्वायर बाई जी। तो ये कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि ये 3 किलोमीटर होगा, क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 किलोमीटर क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि घर्षण गुणांक का मान सदैव रहता है, तो घर्षण गुणांक का मान क्या होता है सदैव 1 से बड़ा होता है, क्या होता है म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।